तो चलिए आज समझते हैं एक ऐसी किडनैपिंग की कहानी को जो बहुत बहुत बुरी तरह से गलत हो जाती है। कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल आम से परिवार से। एक हेड कांस्टेबल, उसकी बीवी, उसकी माँ और बच्चे, ये सब मिलकर अपनी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक कह सकते एक छोटा मोटा क्राइम करने का फैसला करते हैं। और उनका टारगेट कौन है? शहर का सबसे बेरहम क्राइम लॉर्ड भैरव नायडू। क्यों? क्योंकि उसने उनकी जमीन हड़प ली थी। और उनकी फिलॉसफी बड़ी सिंपल है, भाई अगर किसी अच्छे काम के लिए कर रहे हो तो वो क्राइम थोड़ी हुआ है ना। खैर, जैसा कि अक्सर होता है, लगभग सब कुछ ही गलत हो जाता है। और कहानी शुरू होती है सीधे एक्शन के बीच से। परिवार भैरव नायडू की फैक्ट्री में घुस तो चुका है, लेकिन जैसे ही वो उसके पास पहुंचते हैं, पता चलता है कि वो तो पहले से ही मरा पड़ा है। अब सोचिए जरा उनकी हालत। गए थे किडनैपर बनकर और बन गए मर्डर के चश्मदीद गवाह। और फिर वहां से भागने की हड़बड़ी में वो लोग पीछे इतने सुराग छोड़ जाते हैं कि पुलिस का काम तो बिल्कुल आसान हो जाता है। तो अब कहानी को थोड़ा रिवाइंड करते हैं और मिलते हैं हमारे मेन कैरेक्टर वासु से, क्योंकि ये सब जो हो रहा है उसमें वो कैसे फंस गया ये जानना भी तो जरूरी है। तो यहीं पर वासु की जिंदगी का सबसे बड़ा कन्फ्लिक्ट दिखता है। देखिए, एक तरफ तो वो एक शांत सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाली जिंदगी जीना चाहता है, और दूसरी तरफ है उसके दादाजी, जिन्होंने पिछले 10 साल से उसे एक गैंगस्टर बनने की ट्रेनिंग दी है ताकि वो भैरव नायडू से बदला ले सके। अब इस पूरे झमेले में वासु की एंट्री कैसे होती है? वो होती है साहिती की वजह से, जो कि उसी कांस्टेबल की बेटी है। वासु साहिती को पसंद करता है और बस साहिती इसी बात का फायदा उठाकर इस ना चाहते हुए भी गैंगस्टर बने लड़के को अपने परिवार की किडनैपिंग वाली मुसीबत में मदद करने के लिए मना लेती है। तो अब आते हैं असली प्लान पर। एक ऐसा प्लान जो इस बात की मास्टर क्लास है कि कोई भी क्राइम कैसे नहीं करना चाहिए। मतलब सोचिए जरा, इनका पूरा का पूरा किडनैपिंग का प्लान किस पर टिका है? एक दादी पर जो प्याज बेचने का नाटक कर रही है, और एक घबराए हुए पापा पर जिनके हाथ में एक सिरिंज है। कमाल का प्लान है ना? अब क्योंकि ये एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस बन चुका है, तो पुलिस भी अपना सबसे खतरनाक ऑफिसर इस केस पर लगा देती है, और एंट्री होती है इंस्पेक्टर रवि नाइक की। और इंस्पेक्टर रवि कोई ऐसा वैसा पुलिस वाला नहीं है जिसे कोई भी आसानी से बेवकूफ बना दे। वो बहुत तेजी से क्राइम सीन पर मिले सुरागों को हमारे इन बेचारे अनाड़ी क्रिमिनल से जोड़ने लगता है। तो ठीक जब लगता है कि भाई अब तो ये परिवार गया काम से, कहानी में आते हैं एक के बाद एक कई जबरदस्त ट्विस्ट। और पहला बड़ा खुलासा होता है हमारे लीड इन्वेस्टिगेटर को लेकर ही। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। इंस्पेक्टर रवि नायक भैरव नायडू का ही नाजायज बेटा है। अब ये केस उसके लिए सिर्फ एक केस नहीं बल्कि पर्सनल हो चुका है। उसे सिर्फ इंसाफ नहीं, बदला चाहिए। अब जब वासु को लगता है कि वो चारों तरफ से घिर चुका है, तो वो अपना सबसे बड़ा दाव खेलता है। वो सीधे इंस्पेक्टर रवि से कहता है कि कातिल कोई और नहीं बल्कि भैरव का ही दूसरा बेटा नंदा है। यह सबसे मजेदार बात यह है कि वासु को इस बारे में कुछ नहीं पता। वो ये सब हवा में तीर चला रहा है, लेकिन उसका ये तुक्का बिल्कुल निशाने पर जाकर लगता है। और बस यहीं से वो लड़का जो गैंगस्टर बनना ही नहीं चाहता था, एक असली मास्टरमाइंड की तरह सोचने लगता है। वो एक एक करके परिवार के खिलाफ सारे सबूतों को मिटाने की प्लानिंग शुरू कर देता है। तो चलिए अब चलते हैं फिनाले की तरफ, जहां इस पूरे कंफ्यूजन का राज खुलता है। कहानी का आखिरी और सबसे बड़ा ट्विस्ट। आदि नाम का एक आदमी वासु के पास आकर अकेले में सच कबूल करता है। बताता है कि उसके पिता भी भैरव नायडू के ही शिकार थे, और उसने इस परिवार के वहां पहुंचने से बस कुछ ही मिनट पहले भैरव को गोली मार दी थी। तो वासु की इन चालों की वजह से होता क्या है? वो पूरा का पूरा परिवार केस से बाइज्जत बरी हो जाता है, उनका नाम भी साफ हो जाता है, और तो और वो 2 करोड़ रुपए भी उन्हें मिल जाते हैं जो उन्होंने गलती से चुराए थे। केस बंद होने के बाद वासु और साहिती की सगाई हो जाती है, और वासु आखिर में अपने दादाजी को साफ साफ कह देता है कि भाई अब बस गैंगस्टर वाली जिंदगी से उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कहानी खत्म होती है एक और मोड़ पर, जब उससे एक और किडनैपिंग में मदद मांगी जाती है। और यहीं पर एक सवाल खड़ा हो जाता है, क्या कोई एक बार इस दुनिया में कदम रखने के बाद सच में कभी इससे बाहर निकल पाता है?